हेलो स्टूडेंट्स, रेमिडियल एक्सी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह। आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। उत्प्रेरण का कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा? अधिशोषण सिद्धांत। इससे पहले मैंने आपको एक सिद्धांत पढ़ाया था, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, और ये सेकंड है आपका अधिशोषण सिद्धांत। देखो ये सिद्धांत जो दिया था ये बेटा फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? फैराडे ने। ठीक, तो अगर आपसे ये पूछेंगे यह सिद्धांत किसने दिया तो आप लोग क्या टिक करके आओगे? फैराडे ने। ठीक है, देखिए यह सिद्धांत किस पर आधारित है और किस तरीके से यह समझाया गया। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि अवक्रिया की जो दर होती है बेटा, अवक्रिया की दर, क्योंकि हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा है इसलिए मैं ये चीज़ आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ कि अवक्रिया की दर जो होती है वह अभिकारकों के अणुओं की सांद्रता के क्या होती है? समानुपाती होती है। अभिकारकों के अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूँ? सांद्रता। पर आप लोग जानते हो सांद्रता किसकी ली जाएगी बेटा? अभिकारकों के अणुओं की। किसकी? अभिकारकों के अणुओं की। इसका मतलब जैसे जैसे अभिकारकों के अणुओं की सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी क्रिया का रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा हो प्रैक्टिकली, अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो आपने देखा हो खाना खाते समय अगर हमारे सामने कम कोई खाद्य पदार्थ रखा हुआ, जैसे मान लो हम लोग रसगुल्ले की बात कर लेते हैं ना, एक रसगुल्ला है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ा स्वाद ले लेकर उसे खाएंगे, बड़ा धीरे धीरे खाएंगे, क्योंकि हमारे पास सांद्रता क्या है? कम है। तो हमारी अवक्रिया की दर भी क्या चल रही है? धीरे धीरे हो रही है। और वहीं पर अगर मेरे पास क्या है 3 या 4 रसगुल्ले रखे हुए हैं खाने के लिए, तो आपने देखा होगा ऑटोमेटिक हमारी रिएक्शन की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और हम लोग तेज़ी से खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जहाँ पर सांद्रता क्या होगी? ज़्यादा, वहाँ पर रेट क्या हो जाती है? ज़्यादा। जहाँ सांद्रता क्या होगी? कम, वहाँ पर रेट भी क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, इसको केमिस्ट्री के टर्म में मैं आपको कहाँ समझाऊंगा पूरा डिटेल में? रासायनिक बलगतकी में। ठीक, बट आज की डेट में आप लोग याद रख लो कि अवक्रिया की जो दर होती है बेटा वो किसके समानुपाती होती है? सांद्रता के। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं क्या होता है इस सिद्धांत में। ठीक, देखिए जब उत्प्रेरक होता है, ये मान लेते हैं हम लोग उत्प्रेरक की सरफेस है, ये उत्प्रेरक की सरफेस है, और यहाँ पर अभिकारक के अणु क्या कर रहे हैं? दूर दूर हैं और टहल रहे हैं। ये किसके अणु में बेटा? ये अभिकारक के दूर दूर हैं। जब अभिकारक के अणु दूर दूर हैं और ये टहल रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा? इनको एक जगह पर एकत्रित करना होगा, एक जगह पर लाकर इकट्ठा करना होगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? उत्प्रेरक लेते हैं। तो उत्प्रेरक की सतह पर आकर क्या होने लगेंगे बेटा? जुड़ने लगेंगे। और जैसे ये उत्प्रेरक की सतह पर आकर जुड़ेंगे तो आपको पता है कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों के अणुओं की क्या बढ़ जाएगी बेटा? सांद्रता बढ़ जाएगी। और जैसे ही सांद्रता इंक्रीज हुई तो अवक्रिया की क्या बढ़ने लगेगी? दर बढ़ने लगेगी। अवक्रिया की दर बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अवक्रिया की दर समानुपाती होती है किसके? सांद्रता के। तो हमने बोला कि स्टार्टिंग में जब तक हमारे पास उत्प्रेरक नहीं था तो ये अभिकारक के अणु क्या थे? दूर दूर थे एक दूसरे से। और जैसे ही हमने उत्प्रेरक लिया तो उत्प्रेरक इनको अपनी सतह पर क्या करेगा बेटा? अधिशोषित करेगा। जब ये इनको अपनी सतह पर अधिशोषित करेगा तो यहाँ अभिकारक के जो अणु हैं उनकी सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किस पर बढ़ जाएगी? उत्प्रेरक की सतह पर। और जब उत्प्रेरक की सतह पर सांद्रता बढ़ेगी तो मेरी रिएक्शन की जो रेट है वो ऑटोमेटिक क्या होने लगेगी? इंक्रीज होने लगेगी, क्योंकि यह समानुपाती है। सांद्रता अगर बढ़ रही है तो आपकी अवक्रिया की दर भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से इन्होंने समझाया कि किस तरीके से अधिशोषण सिद्धांत के द्वारा कि अवक्रिया की दर बढ़ती है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अगर उत्प्रेरक ना होता तो यह इसकी सतह पर आकर जुड़ते नहीं, जब जुड़ते नहीं तो सांद्रता इंक्रीज नहीं होती, सांद्रता इंक्रीज नहीं होती तो रिएक्शन की दर भी नहीं बढ़ती। क्लियर है पॉइंट? और देखिए दूसरा फैक्टर क्या समझाया इन्होंने? 2 फैक्टर समझाए थे यहाँ पर। पहला फैक्टर तो क्या बताया था आपने कि भैया अभिकारकों के अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है उत्प्रेरक की सतह पर, इसलिए अवक्रिया की रेट बढ़ रही है। दूसरा फैक्टर इन्होंने समझाया कि अधिशोषण जो होता है, ये अभिकारक के अणु जो जुड़ रहे हैं अधिशोषण के द्वारा जुड़ रहे हैं। अधिशोषण जो होता है यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा निकलती है, इसमें एक्सोथर्मिक प्रक्रम है। ये कैसा प्रक्रम है बेटा? एक्सोथर्मिक। ठीक, जब ऊष्मा निकलती है तो क्या होगा बताओ? ऊष्मा निकलने के कारण भी क्या होगा? अवक्रिया की दर बढ़ने लगी, क्योंकि जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज होने के साथ साथ भी अवक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ती है। तो R समानुपाती किसके होता है बेटा? T के। अगर किसी अवक्रिया का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अवक्रिया की दर क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। तो हमने देखा कि अधिशोषण अगर हो रहा है तो ये बात निश्चित है, अगर अधिशोषण होगा तो क्या होगा?
बताओ, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा रिएक्शन का, और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैं कहूँगा कि भैया रिएक्शन की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अधिशोषण सिद्धांत में अवक्रिया की दर किस वजह से बढ़ रही है, तो आप लोगों को कारण समझ में आ गए। आप दो फैक्टर समझा के आओगे उसे। पहला क्या बताओगे, बताओ अवक्रिया की दर बढ़ने के कारण क्या बताओगे? दो फैक्टर है। पहला फैक्टर होगा आपका, बताइए पहला फैक्टर, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के अणुओं की सांद्रता में वृद्धि। पहला फैक्टर यह है कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के अणुओं की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसकी वजह से अवक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्योंकि अवक्रिया की जो दर होती है बेटा वो सांद्रता की क्या होती है, समानुपाती। अगर सांद्रता बढ़ेगी तो अवक्रिया की दर भी बढ़ेगी, ठीक। और दूसरा फैक्टर क्या बताओगे आप? अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है बेटा? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अधिशोषण अगर एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो ऊष्मा निकलेगी, और ऊष्मा निकलने से अवक्रिया का तापमान क्या होने लगेगा बेटा, बढ़ने लगेगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ने लगा तो अवक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि आप लोग जानते हो कि R समानुपाती किसके होता है, T के। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अवक्रिया की दर भी क्या होती है, बढ़ती है। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को यह अधिशोषण सिद्धांत समझ में आ गया होगा। केवल हम लोग इन दो पॉइंट्स पर ही इसमें फोकस करेंगे। एक चीज़ और आप लोग को याद रखनी है, एक पॉइंट, कि इसे संपर्कता का सिद्धांत भी कहते हैं बेटा। किसका सिद्धांत भी कहते हैं? संपर्कता का सिद्धांत, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखना, इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि संपर्कता का सिद्धांत क्या है, ठीक। तो हम लोगों ने दो सिद्धांत यहाँ पर कवर कर लिए। पहला सिद्धांत हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। और सेकंड वन कौन सा है आपका? अधिशोषण सिद्धांत, जिसे एक और नाम दे दिया गया संपर्कता का सिद्धांत। क्योंकि उत्प्रेरक के संपर्क में जब आया तो तब यह क्या हो रहा है, यहाँ पर अवक्रिया की दर को बढ़ा रहा है। ये सिद्धांत किसने समझाया था? हमें फैराडे ने, ठीक। तो इसे हमें किस प्रकार से पेपर में लिख के आना है, बोर्ड में क्या थ्योरी हमको लिख के आनी है, वो चीज़ अब हम लोग बोर्ड पर लिख देंगे, और वो आप लोग क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग अपने टर्म्स में भी लिख के आओ तो केवल यही दो फैक्टर्स आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जितने भी मैं इस तरीके से शॉर्ट टाइप से जो समझाता हूँ, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेते हो, 100% वहाँ थ्योरी आप अपने शब्दों में लिखाओगे, ठीक। तब भी मैं लिख देता हूँ एक बार बोर्ड में कैसे लिख कर आना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, कैसे लिख कर आना है बोर्ड में हम ये देख रहे थे। तो देखो बोर्ड के लिए आपसे या तो इस तरीके से पूछेगा अधिशोषण सिद्धांत को समझाइए, या फिर किस नाम से पूछेगा संपर्कता का सिद्धांत क्या है उत्प्रेरण का, इसको समझाइए। तो मैंने आपको समझाया था अभी कि अभिकर्मक के अणु एक दूसरे से क्या रहते हैं बेटा, दूर दूर रहते हैं। तो देखो वही सब हमने लिखा है यहाँ पर। इसके अनुसार अभिकर्मक के अणु दूर दूर रहते हैं, ठीक। जैसे हम लोग उत्प्रेरक लेंगे तो ये अभिकर्मक के अणु उसकी सतह पर क्या होंगे, आने लगेंगे। तो उत्प्रेरक अभिकर्मक के अणुओं को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। अपनी सतह पर क्या कर रहा है बेटा, अधिशोषित, ना कि अवशोषित। जब अपनी सतह पर ये अधिशोषित कर लेगा तो उत्प्रेरक की सतह पर क्या होने लगेगा, अभिकर्मक के अणुओं की सांद्रता बढ़ने लगेगी। तो देखो ये लिखा हमने, जिससे उत्प्रेरक की सतह पर अभिकर्मक के अणुओं का सांद्रण बढ़ जाता है। और आपको पता है जब अभिकर्मक के अणुओं का सांद्रण बढ़ेगा तो अवक्रिया की क्या हो जाएगी, दर बढ़ जाएगी। क्योंकि अवक्रिया की गति अभिकर्मक के अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होती है। अतः ये भी लिख सकते हो इसमें, अतः अवक्रिया की दर बढ़ जाती है, ठीक। अगला देखो, एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर मैंने आपको क्या बताया था, टेम्परेचर वाला। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अवक्रिया है, अतः अधिशोषण की ऊष्मा, अधिशोषण के दौरान जो ऊष्मा निकली थी वह अवक्रिया की दर बढ़ाने में प्रयुक्त हो जाती है। और ये दोनों फैक्टर हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए हैं कि किस तरीके से अवक्रिया की दर बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग क्या करें, इसे लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।